राधे राधे। गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका साक्षी क्लासेज में। पार्ट नंबर 2 की मैंने पहली वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो। देखो, हमने पहली वीडियो में पढ़ा था अम्ल क्षार के रासायनिक गुण पढ़ लिया था, अम्ल की अभिक्रिया पढ़ ली थी, धातु के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ में पढ़ ली थी, क्षारक की अभिक्रिया पढ़ ली थी धातु ऑक्साइड के साथ में, लवण के बारे में पढ़ लिया था, लवण कितने प्रकार का होता है, क्या नहीं होता, तनुकरण पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो, अम्ल अथवा क्षारक की प्रबलता किसके बारे में पढ़ेंगे हम? अम्ल अथवा क्षारक की प्रबलता के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखो, चलते हैं। देखो, अम्ल अथवा क्षारक की प्रबलता, अम्ल अथवा क्षारक की प्रबलता, किसी अम्ल अथवा क्षारक की प्रबलता उसके H+ आयन या OH- आयन पर निर्भर करती है। कोई भी अम्ल है अथवा क्षारक है, उसकी प्रबलता H+ आयन या OH- आयन पर निर्भर करती है। अम्ल व क्षारक की प्रबलता का पता लगाने के लिए, अम्ल व क्षारक की प्रबलता का पता लगाने के लिए एक सार्वत्रिक सूचक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सार्वत्रिक सूचक का उपयोग किया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि H+ आयन या OH- आयन की प्रकृति का या सांद्रता का पता लगाने के लिए, या किसका अम्ल व क्षार की प्रबलता का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? या सूचक का, अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इस पर कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, उसका पता हम सूचक के द्वारा लगा सकते थे। लेकिन कोई पदार्थ कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, इसका पता हम किसके द्वारा लगा सकते हैं? सार्वत्रिक सूचक के द्वारा। किसके द्वारा लगा सकते हैं? सार्वत्रिक सूचक के द्वारा। हमने पहले जो सूचक पढ़े थे उनसे तो केवल ये डिसाइड किया जा सकता था कि कोई पदार्थ क्षारीय, सॉरी, कोई पदार्थ है वो अम्लीय है अथवा क्षारीय, विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय। लेकिन वो विलयन कितना तो अम्लीय है और कितना क्षारीय है, इसका पता हम किसके द्वारा लगा सकते हैं? सार्वत्रिक सूचक के द्वारा। किसके द्वारा लगा सकते हैं? सार्वत्रिक सूचक के द्वारा। ठीक है। किसी अम्ल अथवा क्षार की जो प्रबलता है, कितना प्रबल अम्ल है, कितना दुर्बल क्षार है, कितना प्रबल क्षार है, कितना दुर्बल अम्ल है, इसका पता किसके द्वारा लगा सकते हैं? सार्वत्रिक सूचक के द्वारा। ठीक है। अब ये सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? देखो, सार्वत्रिक सूचक होता क्या है? ये पीले रंग का अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। रंग कैसा होता है इसका? पीला। कैसा रंग होता है इसका? पीला रंग होता है। और ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये बहुत सारे सूचकों को मिलाकर तैयार किया जाता है, जो किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की अलग अलग सांद्रता पर, हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। बात समझ में आई? सार्वत्रिक सूचक कैसा होता है? पीले रंग का। ठीक है। बहुत विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है ये, और जो विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है जो हाइड्रोजन आयन की अलग अलग सांद्रता पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है, ये क्या कहलाता है? सार्वत्रिक सूचक। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं? सार्वत्रिक सूचक पीले रंग का होता है। ठीक है। कैसा होता है? पीले रंग का। जो विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है, ये अलग अलग हाइड्रोजन की सांद्रता पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पीएच स्केल के बारे में। देखो, यहाँ पर पी का मतलब होता है पुषांश, और पुषांश को क्या कहते हैं हिंदी में? शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति। और एच का मतलब हाइड्रोजन। एच का मतलब हाइड्रोजन, अर्थात कोई हाइड्रोजन की शक्ति मापने वाला स्केल ही क्या? हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन आयन की जो शक्ति है उसको मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पीएच स्केल। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। देखो, पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। और ये पीएच स्केल, जिसमें P शक्ति का, P तो किसका? शक्ति का, और H हाइड्रोजन का सूचक है। P मतलब पुषांश, पुषांश का मतलब होता है शक्ति ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पीएच
स्केल कहते हैं, ठीक है। इस पीएच स्केल में 0 से 14 तक का पैमाना होता है। कितने तक का पैमाना होता है? 0 से लेकर के 14 तक का पैमाना होता है, जिसमें 0 से लेकर, कहां से लेकर के? 0 से लेकर के 6.9 तक तो विलयन अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अम्लीय प्रकृति को। और 7 उदासीन होता है। 7 पैमाना किसका होता है? उदासीन का। और 7.1 से लेकर के 14 तक के विलयन क्षारीय होते हैं, अर्थात कोई विलयन है, ठीक है। जैसे सपोज करो इस जग में एक मैंने विलयन भरा हुआ है, अब मुझे नहीं पता कि इस विलयन का, ये विलयन क्षारीय है या अम्लीय है। इसका पता लगाने के लिए मैं किसका उपयोग करूंगा? या तो सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करूंगा, ठीक है। अब सार्वत्रिक सूचक का उपयोग के लिए हमको जो अलग अलग आयन की इसकी सांद्रता, जैसे और भी ले लेते हैं, ठीक है। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। अब इनमें मैंने तीनों में विलयन भर दिया। अब मुझे पता नहीं है कि कौन सा विलयन कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा उदासीन, कौन सा क्षारीय है। इसका पता मैं किसके द्वारा लगाऊंगा? एक तो सार्वत्रिक सूचक के द्वारा, और एक पीएच स्केल के द्वारा। किसके द्वारा? पीएच स्केल के द्वारा। अब पीएच स्केल से हम सीधा सीधा जान सकते हैं कि पीएच स्केल पर इस वाले विलयन से एक बूंद निकाल के डालेंगे, ठीक है। और उसमें जो पैमाना है, अगर 0.0 से लेकर के 6.9 के बीच में आया तो प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। और अगर 7.1 से लेकर के 14 के बीच में आया तो प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। और अगर 7 पैमाना आया तो प्रकृति कैसी होगी? उदासीन। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व क्या है? तो देखो, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व है। बात करें हमारे शरीर की, अगर हमारे शरीर में पीएच मान कम हो जाता है, अर्थ कम हो जाता है किससे? 7 से कम हो जाता है तो अम्लीय प्रकृति हो जाती है, और 7 से ज्यादा हो जाता है तो क्षारीय प्रकृति हो जाती है। तो इसके नुकसान ही है, फायदे नहीं है। देखो, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर पीएच मान 7 से लेकर के 7.8 की परास के मध्य कार्य करता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मानव शरीर 7.0 से लेकर के 7.8 की परास के मध्य कार्य करता है। अगर इससे कम हुआ तो शरीर को नुकसान, और इससे ज्यादा हुआ तो शरीर को नुकसान, ठीक है। कार्य करता है, और प्रत्येक जीवित प्राणी एक संकीर्ण परिसर में ही जीवित रह सकता है। और जो प्रत्येक प्राणी है या प्रत्येक जीवित प्राणी है, इस संकीर्ण पीएच परिसर के मध्य ही जीवित रह सकता है। अगर इससे कम हुआ तो शरीर को नुकसान, और इससे ज्यादा हुआ तो शरीर को नुकसान हो सकता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। दंत क्षय के बारे में पढ़ेंगे, अम्लीयता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग नोट्स बनाओ। देखो बच्चों, अब पढ़ते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। किसके बारे में? अम्लीय वर्षा के बारे में। अम्लीय वर्षा क्या होती है? देखो, जब वर्षा होती है, बारिश होती है, उस बारिश का जो पीएच मान है अगर 5.6 से कम हो जाता है, किससे कम हो जाता है? 5.6 से कम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्तरदायी होती है। देखो, अम्लीय वर्षा, कौन सी वर्षा? अम्लीय वर्षा। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस सीएफसी है। कौन सी है? सीएफसी, जिसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। क्या पढ़ते हैं? पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखो, दंत क्षय क्या होता है, क्या नहीं होता? दंत क्षय का मतलब होता है दांतों का धीरे धीरे टूटना। अब दांत कहाँ होते हैं? मुंह में। अरे मुंह में ही तो होता है ना, कहीं और थोड़े होते हैं। देखो, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, कब? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तब हमारे दांतों का धीरे धीरे क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रारंभ हो जाता है? दांतों का धीरे धीरे क्षय होना प्रारंभ हो जाता है।
क्योंकि दांतों का एनिमल जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, दांतों का जो एनिमल है हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। धीरे धीरे टूटने लगता है, धीरे धीरे टूटने लगता है। इसका कारण यह है कि भोजन के बाद हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, जब हम भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन के बाद में कुछ खाद्य कण हमारे दांतों में फंसकर रह जाते हैं। तो दांतों में फंसकर रह जाते हैं तो हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, वो उस खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण करना चालू कर देते हैं। कुछ उपस्थित हमारे मुंह में उपस्थित कुछ बैक्टीरिया मुंह के खाद्य कणों को निम्नीकरण करके, मुंह के खाद्य कणों को निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न कर लेते हैं। क्या उत्पन्न कर लेते हैं? अम्ल उत्पन्न कर लेते हैं। जब अम्ल उत्पन्न हो जाता है तब हमारे मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है? 5.6 से कम। और इसके बाद में दांतों का धीरे धीरे क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात इनेमल धीरे धीरे टूटने लग जाता है। देखो, इससे बचने के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? दंत मंजन का। क्षारीय तो होता ही है, आप लोग देखते हो जितनी भी कंपनी है जो टूथपेस्ट बनाती है, इनमें हल्का सा क्या डाला जाता है? नमक। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय। नमक का सा स्वाद आता है, तो वही क्या होती है? क्षारीय दंत मंजन का उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न यहाँ से बनता है, कई प्रश्न बनते हैं कि हमारे दांतों का एनिमल किसका बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। हमारे मुंह का दंत या फिर दंत क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? जब मुंह का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। या फिर ऐसे प्रश्न बनता है कि दंत क्षय से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्षारीय दंत मंजन का। किसका उपयोग किया जाता है? क्षारीय दंत मंजन। आगे पढ़ते हैं, हमारे पाचन का, पाचन तंत्र का पीएच मान है, जो हमारा पाचन तंत्र है इसका भी पीएच मान होता है। ये भी कम ज्यादा होने पर हमारे शरीर को दिक्कत आने लग जाती है। देखो, हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है इसके अंदर, आमाशय के अंदर भित्ति होती है जिसके ऊपर जठर ग्रंथि होती है, तो ये HCl अम्ल का श्रावण करती है। किसका श्रावण करती है? HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करती है। जब इसकी मात्रा सीमित होती है तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे HCl की मात्रा बढ़ जाती है हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी, जिसको हम कब्ज बोलते हैं। ठीक है, अब एसिडिटी हो जाती है तो खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, पेट दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है। तो इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय किया जाता है। एंटासिड वगैरह है या फिर क्षारक जैसे पदार्थ लिए जाते हैं। देखो, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, पाचन तंत्र में भोजन के पाचन के लिए HCl अम्ल अत्यंत उपयोगी होता है। भोजन के पाचन के लिए HCl अम्ल अत्यंत उपयोगी होता है। क्यों होता है? क्योंकि भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन किससे, कौन से माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में। और इसको अम्लीय, भोजन के माध्यम को अम्लीय बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? HCl अम्ल की। ठीक है, आगे देखो, HCl अम्ल अत्यंत उपयोगी होता है भोजन के पाचन के लिए। जब हमारे उदर में या पेट में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जब हमारे पेट में HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तब हमें अपच हो जाती है, अपच या एसिडिटी हो जाती है, जिससे पेट में दर्द व जलन होने लगती है। पेट में क्या होता है? दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है। इसके उपचार के लिए एंटासिड या फिर कई जगह एंटासिड भी मिलता है। ठीक है, एंटासिड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एंटासिड या एंटासिड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इनो लेते हो ना, इनो, इसमें भी क्षारीय पदार्थ होते हैं जो करते क्या है कि इस अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके उदासीनीकरण कर देते, अर्थात लवण का निर्माण कर देते हैं। इस अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। आप लोग इसके नोट्स बनाओ। अब पढ़ते हैं बच्चों लवणों के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं, लवणों के बारे में। लवण के बारे में देखो, लवण हमने पहले पढ़ लिया था कि लवण का निर्माण कब होता है? जब अम्ल व क्षार के आपस में अभिक्रिया होती है तब लवण का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए HCl अम्ल है और NaOH क्या है? क्षार। इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तब नमक व जल का निर्माण होता है। ठीक है, नमक बन गया। नमक कौन सा बना? NaCl। NaCl को कौन सा नमक बोलते हैं? साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। ठीक है,
साधारण नमक या NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि सोडियम क्लोराइड है क्या। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड क्या है? अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण HCl व NaOH की अभिक्रिया के दौरान होता है। तो NaCl का निर्माण किस किस की अभिक्रिया के दौरान होता है? HCl अम्ल व NaOH क्षार की अभिक्रिया के दौरान होता है। इसका उपयोग मुख्यतः भोजन में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? भोजन में। लेकिन इसके अलावा भी जो अन्य लवण है उनके निर्माण में इसका उपयोग होता है। इसका मुख्य स्रोत समुद्री खारा जल है। ठीक है, समुद्री खारा जल होता है इसका मुख्य स्रोत। लेकिन इसके अलावा ये हमें क्रिस्टल के रूप में भी मिलता है। क्रिस्टल के रूप में, किसके रूप में? खनिज के रूप में। किसके रूप में मिलता है? खनिज के रूप में मिलता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा काला नमक। ठीक है, ये भी क्या है? नमक। ये किसके रूप में मिलता है हमें? क्रिस्टल के रूप में। इसके अलावा एक और होता है सेंधा नमक। कौन सा होता है? सेंधा नमक, जो व्हाइट व्हाइट होता है, वो भी किसके रूप में मिलता है हमें? क्रिस्टल के रूप में ही मिलता है। तो खनिज के रूप में मिलता है, खनिज या क्रिस्टल के रूप में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या? NaOH। देखो NaOH कब हमको कब प्राप्त होता है, कब प्राप्त नहीं होता? सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, किसमें? जो ये साधारण नमक था हमारा, बस इसी को पकड़ के रखना है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, NaCl। ठीक है, NaCl कब प्राप्त होता है? HCl व NaOH के रूप में। ठीक है, NaCl मिल गया। अब इस NaCl में, सोडियम क्लोराइड में, जब हम इसका जो जलीय विलयन है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब यह वियोजित होकर, क्या होकर? वियोजित का मतलब टूट जाता है। क्या होता है? टूटता है। टूट करके वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया में क्लोरीन, ठीक है, गैस है। क्लोरीन, क्या बोलते हैं इसको? क्लोर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है? क्षार है, बनता है। इसीलिए, किस लिए? इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में, कौन सी वाली में? इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में के जलीय विलयन में अगर हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तब एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एक क्लोरीन बनेगी। ठीक है, इस पूरी पूरी प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्लोरीन और क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका रासायनिक सूत्र ये हो गया कि NaCl, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ये जलीय विलयन होगा, इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किस किस का निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्लोरीन का और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसमें देखो, इस प्रक्रिया में क्लोरीन गैस बनती है एनोड पर। क्लोरीन गैस कहां पर बनती है? एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस कहां पर बनती है? कैथोड पर। कहां मुक्त होती है ये? क्लोरीन एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। आप लोग नोट्स बनाओ।
अब पढ़ते हैं बेकिंग सोडे के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? बेकिंग सोडे के बारे में। इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। क्या बोलते हैं इसको? खाने का सोडा। इसका एक और नाम है मीठा सोडा। क्या नाम है इसका? मीठा सोडा। अब इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा। क्या पढ़ रहे हैं हम? बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3। अन्य नाम खाने का सोडा, अन्य नाम मीठा सोडा। देखो इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। नमक का जलीय विलयन, इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ करवाई जाती है। नमक के जलीय विलयन की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ में करवाई जाती है। ये नमक रहा, ये जलीय विलयन। NaClH2O नमक का जलीय विलयन, इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ करवाई जाती है। तब क्या प्राप्त होता है? अमोनियम क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है? अमोनियम क्लोराइड। और क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं खाने का सोडा या मीठा सोडा। इस अमोनियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? खाद बनाने में। कहाँ? खाद उद्योग में। खाद बनता है ना, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे देखो इसके क्या क्या उपयोग है बेकिंग सोडे के, खाने के सोडे के। देखो खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, जो हम खाने के जितने भी पदार्थ बनाते हैं उनमें बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम तो पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडे के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बेकिंग सोडे के बारे में। लेकिन जो खाने वाले पदार्थ है उनमें बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो बेकिंग पाउडर किस प्रकार से बनती है। जो आपका बेकिंग सोडा होता है, क्या होता है? बेकिंग सोडा। इसकी अभिक्रिया टार्ट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है। किसके साथ करवाई जाती है? टार्ट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है। तब क्या बन जाता है? आपका बेकिंग पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडे का उपयोग किसमें किया जाता है? खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। सोडा वाटर बनाने में, जो आप लोग पीते हो ना, सोडा पानी पीते हो, उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और पेट की अम्लीयता दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अपच अम्लीयता बोलते हैं, अपच को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। और अग्निशमन जो यंत्र होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या पढ़ा था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या पढ़ा था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा। अन्य नाम मीठा सोडा, अन्य नाम खाने का सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस प्रकार से प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ करवाने पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये अमोनियम क्लोराइड है, इसका उपयोग खाद्य उद्योग में किया जाता है। और जो आपका बेकिंग सोडा है, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों बेकिंग पाउडर के रूप में। बेकिंग पाउडर कब बनेगी? जब बेकिंग सोडे में टार्ट्रिक अम्ल मिला दिया जाएगा तब इसका निर्माण हो जाता है बेकिंग पाउडर का। किसका निर्माण हो जाता है? बेकिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा जो आपका सोडा वाटर होता है ना, पीने का, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है और अग्निशमन यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखो धावन सोडा। क्या पढ़ेंगे हमें? धावन सोडा Na2CO3.10H2। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। देखो इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। जो ये आपका बेकिंग सोडा है, क्या है? बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है, किसको गर्म किया जाता है? बेकिंग सोडे को। किसको? बेकिंग सोडे को गर्म करके, बेकिंग सोडे को गर्म करके हम सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है जब हमें इसको गर्म करते हैं। किसको? बेकिंग सोडे को। देखो बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है? NaNaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
जब हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 प्राप्त होता है। जब इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करते हैं, क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण करते हैं, तब जाके हमको क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 डॉट इधर नहीं, इधर नहीं, इधर आपको दिखेगा नहीं शायद, देखो वापस से देखते हैं। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। देखो इसका निर्माण क्या कैसे होता है, जो बेकिंग सोडा होता है, क्या होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, देख लो NaHCO3, देख के, ठीक है। अब इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म, ठीक है। गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। और इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है, क्या किया जाता है, क्रिस्टलीकरण, ठीक है। क्रिस्टलीकरण करते हैं, तब इसमें जल के 10 अणु जुड़ जाते हैं, किसके अणु, 10 अणु जुड़ जाते हैं, जल के 10 अणु जुड़ करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग देखो कहाँ का किया जाता है, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, साबुन उद्योग में, और कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में और कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग बोरेक्स उत्पादन में, बोरेक्स का निर्माण करने में किया जाता है, घरों की साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जल की स्थायी, इंपॉर्टेंट, ये वाला तो इंपॉर्टेंट है भैया, ये वाला, कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 डॉट NH2O, ठीक है। कैसे निर्माण होता है, बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाती है, Na2CO3 बचता है। और जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है, तब जल के 10 अणु इसमें जुड़ करके इसका निर्माण कर लेते हैं, धोने के सोडे का निर्माण कर लेते हैं। चलो अब पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध सेमी हाइड्रेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। या फिर सेमी हाइड्रेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेमी हाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। अब इसका निर्माण कैसे होता है, कि जिप्सम को, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 डॉट 2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। जब इसको 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब ये जल के 1.5 अणु को, कितने अणु को, 1.5 अणु को त्याग करके किसका निर्माण कर देता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का निर्माण कर लेता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर लेता है। अब इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों रखा, क्योंकि इसका निर्माण कहाँ किया गया था, पेरिस में किया गया था, ठीक है। आगे देखो इसका उपयोग क्या है, कि टूटी हड्डी को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और मूर्ति बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा।